एक शर्मा जी है, एक लाला जी है, भैया अगर जुड़ भी गए तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना, यानी नहीं जुड़ सकते। वही मान लीजिए एक शर्मा जी है के लड़के हैं और शर्मा जी की लड़की है, आपस में आराम से शादी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आराम से बढ़ सकती है बात आगे, है ना। हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में, जहाँ पे देखेंगे चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो या फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है, जिसके लिए कंसेप्ट के साथ साथ ढेर सारा न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस हेडिंग डालेंगे चार्ज डेंसिटी, और फिर उसको आगे की बातें अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से चार्ज डेंसिटी का कैलकुलेशन किया जाएगा और ये चार्ज डेंसिटी कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए चार्ज डेंसिटी। अब देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक है, यानी चार्ज डेंसिटी का जो सबसे फर्स्ट टाइप होता है वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद सभी पे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे और इस चार्ज डेंसिटी को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको इस वीडियो के बाद चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल भी सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन से चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सबसे पहले माइंड में यही आता है, तभी तो इसके आगे हम लोग जो भी बात करना होगा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसमें एक लाइन लिख लेते हैं ताकि उसको आगे डायग्राम की हेल्प से रिलेट कर पाए। हम लोग देखिए डायग्राम की जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फिजिक्स सच में समझना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं, समझना चाहते हैं, अगर आप सच में फिजिक्स समझना चाहते हैं तो आपको डायग्राम पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप डायग्राम अच्छे से बनाना सीख जाते हैं ना, यानी डायग्राम पे थ्योरी को अप्लाई करना सीख जाते हैं, तो आप 50 to 60% फिजिक्स सीख जाते हैं। बाकी 40% जो होता है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, जो कि कंसेप्ट का यूज करके और मैथ का यूज करके हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको हम लोग रिलेट करेंगे डायग्राम से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज लिखेंगे इसका डेफिनेशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वही होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान से देखेंगे, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको शॉर्टकट में लैम्डा बोलेंगे। ये डेफिनेशन क्लियर है। यहाँ देखिए, यहाँ एक टर्म आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे, बस आप इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिट लेंथ पे। आप देखिए, जो भी हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है ना, उसी को डायग्राम से हेल्प से फाइंड करने वाले हैं कि आखिर लीनियर चार्ज डेंसिटी में कैलकुलेशन किस तरह से होते हैं, इसका जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला क्या आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाले पार्ट को, किस डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड दो तरह से हो सकता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। अब चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं यूनिफॉर्मली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई बॉडी है। ठीक है, ये कोई बॉडी है जिसमें मान लीजिए टोटल चार्ज Q है, जो कैसा इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। हमने बता दिया है ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्मली है। तो देखिए, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका केस में क्या होगा? मान लीजिए R रेडियस का हमने यहाँ से एलिमेंट लिया, ठीक है, और इस एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, और इस पे जब हम पता किए कि यार ये छोटे वाले एलिमेंट पे कितना चार्ज है, तो पता चला यार इस पे Q1 चार्ज है। फिर हमने क्या बोला? सेम रेडियस का एक दूसरा एलिमेंट इसी बॉडी पे से दूसरे जगह से काट के निकालो। तो सेम रेडियस R रेडियस का फिर दूसरा एलिमेंट हमने यहाँ से काट के निकाला, फिर बोला कि यार इस पे चेक करो कितना चार्ज है। तो इस पे जब चेक किया ना, तो इससे भी हमको पता चला कि इस पे भी Q1 चार्ज है। यानी यहाँ से क्या पता चला? यानी सेम एलिमेंट इस बॉडी के कहीं से भी आप काट के निकालिए, अगर सेम एलिमेंट है तो दोनों पे अगर चार्ज सेम आया, इसका मतलब इस कंप्लीट बॉडी पे जो ये Q चार्ज था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? यूनिफॉर्मली था। यहाँ समझ में आया? यूनिफॉर्मली का मतलब होता है सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड? इक्वली।
यहाँ क्लियर है यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, अगर यही चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होता तो उस केस में इस एलिमेंट पे दो जो हमने सेम एलिमेंट लिया है उस पर चार्ज कैसा होता। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये एक बॉडी है जिसपे टोटल चार्ज मान लीजिए, इस बार हम नहीं बता रहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली, सिंपल बस ये हम बता दिए हैं कि ये जो चार्ज है वो इस कंप्लीट बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कैसा भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, वही तो मुझे चेक करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से भी निकालते हैं जिसका रेडियस r है। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट, इसको हमने बाहर निकाला और पता किया कि छोटे वाले एलिमेंट पर चार्ज कितना है, तो पता चला इस पर चार्ज Q1 है। ठीक है, फिर हमने बोला यार इसी बॉडी से क्या करो, तुम दूसरा चार्ज निकालो। आप ध्यान से देखिएगा, सेम रेडियस का यानी सेम एलिमेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से निकालो, फिर इसको निकाला और इस पर पता करिए कि यार बताओ इस पर चार्ज कितना है। तो देखिए ये दोनों एलिमेंट सेम है, पर इस पर जब हमको चार्ज पता किया ना तो पता चला ये Q1 नहीं है, ये Q2 है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, हमने सेम बॉडी से सेम एलिमेंट काटा है, लेकिन सेम एलिमेंट काटने के बावजूद भी दोनों पे चार्ज अलग अलग है। यानी यहाँ से क्या पता चला, ये जो Q है वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, यानी सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। यानी यहाँ से क्या पता चला कि ये जो Q था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्लियर है, यानी सब जगह क्या होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं चार्ज ज़्यादा है कहीं कम है। तभी तो इसका देखिए Q1 है तो इसका Q2 आ गया। अगर वही यहाँ पे देखे थे हम लोग कि जब Q यूनिफॉर्मली है तो हमने सेम एलिमेंट इस बॉडी के कहीं से भी काटेंगे ना तो सेम चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि नॉन यूनिफॉर्मली के केस में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। क्लियर यहाँ तक कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है। चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वाले केस को कि कैसे हम लोग समझते हैं, और फिर इसमें अब आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आई होप कि अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग क्या है, किस चीज़ से है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, हम लोग उसी केस को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ए पॉइंट। ए पॉइंट में क्या डालना है हेडिंग, व्हेन distribution of charge is uniform, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तब इस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा फिर इसको समझा है, उसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको आगे हम लोग रिलेट करेंगे ताकि अच्छे से अंदर से फील आए। है ना, फिजिक्स को क्या करना है, फील करना है, समझना है, केवल रटना नहीं है। तो देखिए यूनिफॉर्म वाले केस में जो लेमडा आएगा, लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस केस में जो लेमडा आता है ना वो Q/L आता है, ये फॉर्मूला है, जहाँ पे Q जो होगा वो टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पे, यानी टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। ध्यान से देखिए, Q क्या है, बॉडी पे टोटल चार्ज, और L क्या है, L जो है वो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी। यहाँ ध्यान से देखिए, लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आया, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो Q/L, ये फॉर्मूला है जो कि यूनिफॉर्म के केस में हम लोग को याद रखना होता है, जहाँ पे Q टोटल चार्ज है किसी बॉडी पे और L जो है वो टोटल लेंथ है किसी बॉडी। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन माइंड में आते हैं। आपके माइंड में नहीं आया क्या कोई क्वेश्चन? चलिए मेरे माइंड में तो है, मैं वही डिस्कस पहले करूंगा, फिर सोचिएगा कि आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन था कि नहीं। ठीक है, और इसको ध्यान से समझिए। ये जो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी बात कर रहे हैं, ये किस तरह की बॉडी के लिए फाइंड करेंगे, यानी किस तरह की बॉडी से क्या मतलब है। यहाँ जिस तरह के हम लोग जानते हैं बॉडी 1D भी होता है, 2D भी होता है और 3D भी होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो किस तरह की बॉडी के लिए कर रहे हैं, 1D के लिए कर रहे हैं, 2D के लिए कर रहे हैं या 3D के लिए कर रहे हैं, ये भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए नाम में ही सब कुछ है। यहाँ क्या है, लीनियर। आप इस वाले टर्म को ध्यान से देखिएगा, लीनियर आपको कुछ लेंथ से रिलेटेड नहीं लग रहा, लीनियर L से लीनियर, L से लेंथ, यानी यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लीनियर चार्ज डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करेंगे, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग उस बॉडी के लिए कैलकुलेट करेंगे जिसका केवल लेंथ हो। इसका क्या मतलब हो गया, तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए मार्कर है, जैसे ये मार्कर दिख रहा है आपको, तो मार्कर के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं, ये कितना छोटा है या कितना बड़ा है,
ऐसा ही कुछ बात करते हैं ना मार्कर से, ऐसा तो नहीं कहते यार मार्कर कितना चौड़ा है, ऐसा नहीं बात करते, यानी छोटे या लंबे से बात करते हैं। जैसे मान लिया रॉड है, जिससे घर में होते हैं ना, छत ढलाते समय जो रॉड होता है, यूज होता है, रॉड है, तो हम लोग कहते हैं ना रॉड कितना लंबा है या कितना छोटा है, यही बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते रॉड कितना चौड़ा है, ऐसा नहीं बोलते। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम लोग केबल और केबल लेंथ की बात करेंगे, यानी केवल एक डायमेंशन की बात करेंगे, उसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? वैसा ऑब्जेक्ट जिसका केवल क्या डिफाइन हो, लेंथ डिफाइन हो। जैसा कि रॉड हमने अभी बोला है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एक रॉड है, अब रॉड के तो हम लोग केवल क्या बोलते हैं, इस पे टोटल चार्ज क्यू होगा, वो कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एल लेंथ पे। यहाँ केवल लेंथ की बात होती है ना। तो यहाँ से क्लियर है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब चलिए ये समझते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू, हमने यूनिफॉर्म के केस में सीधा क्यू बाई जो एल लिख दिया है वो कैसे लिख दिया है। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बस आप ध्यान से देखते चलिए जो भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने क्या बोला कि लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉड के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रॉड ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ एल है और जिस पे टोटल चार्ज कितना है क्यू, और जो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, है ना। कौन सी केस है, जब क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्यू जो है वो पूरा एल लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे वाली कंसेप्ट यूज होगा। तो देखिए क्या है, एल लेंथ में कितना चार्ज, बोलिए भाई, एल लेंथ में कितना चार्ज, क्यू चार्ज। तो वन लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना होगा, ये तो बच्चों वाली है ना, बहुत पहले ये सब बताया गया था। इसमें तो कोरोना का बहाना भी आप नहीं लगा सकते कि यार सर कोरोना था हमने तो पढ़ा ही नहीं। ये कोरोना से बहुत पहले की चीज़ें हैं, है ना, जो कि 5th 6th में पढ़ाया जाता है। तो यूनिट लेंथ में कितना हो गया, क्यू बाई एल। और आप यहाँ डेफिनेशन को जरा ध्यान से पढ़िए, देखिए जरा एक बार ध्यान से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है वही होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आप यहाँ से देखेंगे तो आप खुद ही बोले हैं अभी कि एल लेंथ में क्यू है और यूनिट का मतलब क्या होता है 1। तो आपने अभी क्या बोला है कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू बाई एल। और जो यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है वही तो होता है लेमडा, वही तो डेफिनेशन लिखा है। तो यहाँ से पता चल गया कि ये लेमडा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यही यूनिट लेंथ में जो चार्ज है उसी को लेमडा बोल दिया, और वही आ गई क्यू बाई एल, जो कि अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, जहाँ पे क्यू जो है वो टोटल चार्ज है किसी बॉडी पे, ठीक है, और एल जो है उस बॉडी का टोटल लेंथ है जितने में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्लियर है यहाँ तक किस तरह से हम लोगों ने लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक अगर क्लियर है तो यूनिफॉर्म वाले केस में इतने ही आता है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में, कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर समझते हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म है तो कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा और वहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो आप बी पॉइंट में हेडिंग डालिए, बी पॉइंट लिखिए और उसमें लिखिए व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में तो कोई डाउट होगा नहीं, है ना। अभी हम लोगों ने बहुत ही प्यार से समझे थे, है ना। तो चलिए हम लोग अब नॉन यूनिफॉर्म की केस में देखते हैं कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और फिर उसको जिस तरह से अभी हम लोग फार्मूला के बाद समझे थे ना चीज़ों को, उस तरह से समझेंगे। तो इस केस में जो लेमडा आती है वो कुछ इस टाइप का आती है, dq अपॉन dl। इसको आप लिखेंगे, ये कब आती है, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का किसी बॉडी पे। ठीक है, तो ये आती है, जहाँ पे लेमडा का तो मतलब पता है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, और dq क्या है इसके बारे में समझिए। dq जो है वो है टोटल चार्ज, ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट। अब देखिए यहाँ स्मॉल एलिमेंट का जो है ना बात, वो नया आ गया कुछ, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। और ये समझना ही नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत ही अच्छा से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर चार्ज डेंसिटी सच में समझना है ना, तो इस जो जितना ये छोटा सा लग रहा है ना कि ये एलिमेंट जो है वो छोटा ही तो होगा, लेकिन ये जितना छोटा है उतना ही खतरनाक है। यानी आपको मेन स्मॉल एलिमेंट को ही समझना पड़ेगा। जब आप स्मॉल एलिमेंट समझ जाएंगे इसका मतलब है आप चार्ज डेंसिटी समझ चुके हैं। ठीक है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, उसको हम बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप जो भी पॉसिबल डाउट हो सकता है सबको क्लियर करते हुए समझेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको पहले नोट करिए और फिर इसके आगे डीएल के बारे में नोट करिए।
dl क्या है? टोटल लेंथ, टोटल लेंथ या सीधा लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट क्यों? क्योंकि जो हम अभी चार्ज के बारे में बात कर रहे थे वो स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज था उसके बारे में बात किए थे। तो हम लोग अभी अभी देखे थे कि चार्ज जितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसी लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो ये dl क्या हो गया? स्मॉल एलिमेंट का लेंथ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं कि आखिर जो लैम्डा इज इक्वल्स टू d3/dl लिख दिए वो कैसे लिख दिए। ऐसे ऐसे थोड़ी लिख देंगे, है ना, समझना है ना चीज़ों को। तो इसको पहले नोट करिए फिर हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं कि ये dq/dl आया, वो आखिर आ कैसे गया भैया? अचानक अपने आप कैसे आ गया, है ना? तो ये अपने आप नहीं आया है, इसके पीछे कंसेप्ट है, अभी हम लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो देखिए, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए बात हो रही है, तो ये किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करेंगे? वैसा ऑब्जेक्ट जिसका केवल एक डायमेंशन यानी लेंथ डिफाइन हो, ठीक है। तो वो एक रॉड होता है। तो हमने क्या किया इस केस में भी? एक रॉड ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। और इसका लेंथ L है और एक इस पर जो टोटल चार्ज है वो Q है, जो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि हम अभी नॉन यूनिफॉर्म क्यों किए हैं? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म वाले केस पढ़ रहे हैं इसीलिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्मली है तो हम Q/L नहीं कर सकते। तो ये dq/dl जो अभी आया था वो कैसे आ गया, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए अब ध्यान से अभी समझिएगा, इसमें कंसेप्ट है, ठीक है, सीरियस होकर समझिए। लाइन बनाने के लिए हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पॉइंट की। यानी हम बहुत सारे अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट को मिलाते हैं तो लाइन बन जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखिए इसका लेंथ है कुछ, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये रॉड बनाने के लिए हम dl एक देखिए एक छोटा सा एलिमेंट लिए, बहुत छोटा एलिमेंट है जिसका लेंथ मान लीजिए ये dl है। फिर हमने दूसरा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ फिर से dl लिया, फिर हमने तीसरा एलिमेंट लिया जिसका एलिमेंट इस तरह से dl लिया, और भी एलिमेंट इस तरह से लेते गया, और हम सबको क्या कर दिए? आपस में इस तरह से कंबाइंड कर दिया। ये देखिए आपको एक रॉड की तरह बनता हुआ दिख रहा है, जो ऊपर है वही ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से पॉइंट को मिला के लाइन बनाया था, उसी तरह हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे dl लेंथ के छोटे छोटे एलिमेंट को मिला के हमने ये रॉड बना दिया। समझ में आया? तो ये जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना, एक एलिमेंट को हम इस रॉड पे लेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरह से आगे की कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्लियर है कि किस तरह से रॉड बना है। तो छोटे छोटे dl लेंथ के स्मॉल एलिमेंट से मिलकर ये रॉड बना हुआ है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग इस रॉड पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जिस तरह से हमने बोला छोटे छोटे dl लेंथ के, तो हमने क्या किया? इसमें से एक एलिमेंट लिया जिसका लेंथ dl है और जिस पे टोटल, अब देखिए इसमें स्मॉल एलिमेंट है। एलिमेंट कैसा है? स्मॉल, तो इस पर चार्ज भी बहुत छोटा होगा ना। और छोटी चीज़ों को हम लोग जानते हैं, डिफरेंशिएशन में पढ़ते भी हैं, कैसे डिनोट करते हैं? dq से। dq का मतलब होता है बहुत छोटा। जिस तरह से dl का मतलब क्या है? बहुत छोटा लेंथ, उसी तरह dq का मतलब है बहुत छोटा चार्ज, यानी स्मॉल चार्ज है, ठीक है। और हमने अभी अभी बात किया था कि dl बहुत सारे एलिमेंट को ऐड करके ही रॉड बनाया गया है, जिसमें से हमने एक एलिमेंट यहाँ पे शो किया है। तो ठीक है, तो देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हम क्या करते हैं ना, इस छोटे वाले एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। ध्यान से देखिए, ये भले ऐसा दिख रहा है लेकिन ये बहुत से छोटा है, ठीक है, जिसका लेंथ dl है और जिस पे चार्ज dq है। अब यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात आ जाती है और समझने वाली भी। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब ये एलिमेंट हमने क्या बोला? बहुत छोटा है, जिस पे चार्ज dq है और इसका लेंथ dl है। तो ये एलिमेंट बहुत छोटा है, तो क्या इस dq को हम इस पे अप्रॉक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मान सकते? यूनिफॉर्मली नहीं मान सकते? मान सकते कि नहीं? सोच के हाँ ना बोलिएगा। देखिए एलिमेंट बहुत छोटा है, अब बहुत छोटा है, इससे छोटा हम ले ही नहीं सकते थे, तो ये बहुत ही छोटा है ना। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम बात किए थे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, छोटे छोटे एलिमेंट लिया था। अब ये अपने आप में ही बहुत छोटा है, इस पर हम कोई एलिमेंट ले ही नहीं सकते, अपने आप में ही क्या है, बहुत छोटा है। तो इस पर हम इस dq को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान सकते हैं, ठीक है। और जब एक बार पता चल गया कि ये dq जो है इस dl लेंथ के स्मॉल एलिमेंट पे कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्मली के केस में अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, टोटल चार्ज अपन टोटल लेंथ। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जिस तरह से यूनिफॉर्म में हमने बात किया था कि L लेंथ में कितने चार्ज था, Q चार्ज था, तो वहाँ से कैलकुलेट किया था लैम्डा। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ अगर बात करें DL लेंथ में, तो DL लेंथ में कितने चार्ज है, DQ चार्ज है। तो 1 लेंथ में कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ में, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो गया, dq/dl, ठीक है। इसको इधर जाके डिवाइड कर दिए। और जो अभी ध्यान दीजिए, जो डेफिनेशन में लिखा था यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है वही तो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। यानी ये जो है यही लेम्डा है ना। ये यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना आया, dq/dl। ये किस केस में आया है, जब चार्ज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी लेम्डा इज इक्वल्स टू हम यहाँ से कह सकते हैं dq/dl
dl आ गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में अपने आप लिख दिया था, है ना। अब समझ में आ गया कि किस तरह से हमने लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वो किस तरह से बढ़ाएंगे, इसको हम मिटा दें। चलिए पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। तो अगर आपने ये नोट कर लिया होगा तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर आगे की डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखा था कि लैम्डा इज इक्वल्स टू dq/dl था, जहाँ पे dq जो था इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज कितना है वो था, और dl था इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से dq इज इक्वल्स टू लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए dq लिखना है तो dl को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लैम्डा इंटू dl आ गया। सिंपल, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ नहीं पूछे तो क्या होगा 1, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जिस तरह अगर आपको पता हो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ठीक है, उसी तरह यहाँ dq का हो जाएगा q, है ना। अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, वो 11th की ही बात है ये, है ना। अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप इंटीग्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को जरूर से देखें, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अगर प्रॉब्लम आता है तो इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको वो प्रॉब्लम भी ना आए। तो बस dq का इंटीग्रेशन आप याद कर लीजिए कि dx का जिस तरह x होता है उसी तरह dq का q आ गया, इज इक्वल्स टू इस तरफ जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl ही रहने देते हैं। ठीक है, और हम ये क्या फाइंड किए हैं अब उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो q है ना, ये q है टोटल क्या, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। यानी इस फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि आपको लैम्डा गिवन है वेरिएबल, यानी कांस्टेंट नहीं गिवन है। ठीक है, किसी बॉडी का लैम्डा कुछ वेरिएबल से चेंज हो रही है। ठीक है, और आपको पूछ दिया जाए कि बताओ कि उस केस में उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी पे कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा टोटल। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग इस पर अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक थोड़ी बहुत डाउट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल उसी के लिए तो करेंगे कि यहाँ पे जो भी डाउट हो रहा है, यानी जो चीज़ हम नहीं फील कर पा रहे हैं बातों को कि एक्चुअल में वो हो कैसे रहा होगा, उसी को हम लोग न्यूमेरिकल से एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, उस बात को फील करेंगे। बस आप ध्यान से चीज़ों को देखते चले, हर एक चीज़ आपको आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसको आराम से सोल्व करेंगे कंसेप्ट को समझते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। और इसमें लिखेंगे चार्ज प्लस 200 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली, कैसा है ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रॉड having length 5 मीटर। ठीक है, देन फाइंड लैम्डा या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर नहीं आता। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें बहुत ही आसान है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप हर एक चीज़ ऑटोमेटिक समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो चलिए एक बार और हम पढ़ के सुनाते हैं। देखिए टोटल चार्ज कितना है 200 माइक्रोकूलम, जो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है ना। इसको बहुत ध्यान से देखना है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म। यानी जैसे यूनिफॉर्म पता चला तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जो हमने ए पॉइंट में पढ़ा था कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में लैम्डा क्या होता है, जो कि हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू Q/L होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो जैसे यूनिफॉर्म देखा है तो हमको ए पार्ट के बारे में सोचना है, जो हमने ए पॉइंट में डिस्कस किया था। ठीक है, और यहाँ पे एक दे रखा है कि रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लेंथ जो है वो 5 मीटर है। तो सब कुछ दे रखा है। और हम बार बार बोलते हैं जब भी आप सोल्व करते हैं तो कोशिश करें पहले डायग्राम बनाएं, डायग्राम से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए ये एक रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना गिवन है 5 मीटर, तो हमने लिख दिया। और Q कितना है 200 माइक्रोकूलम, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्मली। ये सब क्वेश्चन में गिवन था, हमने इसको डायग्राम से समझा दिया कि इस तरह से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L होता है। अभी पढ़ा था ए वाले पॉइंट पे। ठीक है,
तो यहाँ से सिंपल देखिए Q क्या होता था, टोटल चार्ज। तो इस रॉड पे टोटल चार्ज कितना है 200 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना है L होता था टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी, तो 5 मीटर हो गया। तो आप लिख दीजिए 5 मीटर। तो यहाँ से लैम्डा क्या आया, ये 5 से ये आ गया, यानी 40 माइक्रो कूलम पर मीटर। ये आ गई आंसर, यही है लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना था। अब इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए मेन जो यहाँ क्वेश्चन सोल्व करने वाला बनता है वो नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में बनता है। जैसे यूनिफॉर्म बता दिया मतलब क्वेश्चन तो हलवा हो गया है ना, सीधे बस उठाना है और खाना है, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन जब यही अगर नॉन यूनिफॉर्म होता ना तो आपको हलवा पहले बनाना पड़ता, फिर उसमें नमक वगैरह अच्छे से मिलाना पड़ता, फिर खाना पड़ता है ना। यानी उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि किसी चीज़ की कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। हमने वहाँ पे दो फार्मूला देखा था, एक लैम्डा इज इक्वल्स टू dq/dl और दूसरा q जो कि टोटल चार्ज था वो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl, ठीक है, जहाँ पे q हमारा टोटल चार्ज था बॉडी पे। तो इस दोनों फार्मूला का ही आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा कुछ चीज़ें, जो कि हम अभी डिस्कस कर लेंगे। आप उसका टेंशन बिल्कुल ना लें, आप इस पर फोकस करिए फिलहाल। ये क्लियर है ना। अगर ये क्लियर है तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर अब सेकेंड देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे केस लेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, है ना। अब यूनिफॉर्म कब तक खेलेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। अब इतने आसान जब करेंगे तो एग्जाम में तो इतने आसान भी तो नहीं पूछेंगे ना, है कि नहीं। तो ये जो क्वेश्चन हम किए हैं बस सिंपल एक फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं वो चीज़ सीखने के लिए किए हैं। अब हम जो सीखेंगे वो एग्जाम के लिए सीखेंगे। तो आप एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिखेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो लिखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड having length L is varies, कैसे चेंज हो रहा है, is varies as lambda is equals to lambda naught into r, ठीक है, where lambda naught is equals to constant and r is the distance of point on the rod from one end of the rod। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और फिर आप समझिए। देन फाइंड टोटल चार्ज ऑन द रॉड। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए आपका हम साथ देते हैं। यहाँ देखिए ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का कुछ जिक्र हो रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो किसी रॉड का वो कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है। ये देखिए वेरीज भी लिखा हुआ है ना, यानी लैम्डा जो है कांस्टेंट नहीं है। जैसे ये चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, यानी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, है ना। ये आर के साथ साथ चेंज हो रहा है, यानी कहीं ज़्यादा होगा तो कहीं कम। और हम लोग जानते हैं कहीं ज़्यादा कहीं कम हो तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी यहाँ से क्या पता चला कि जो ये चार्ज का लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी जो रॉड पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ से क्लियर है, जो कि इस तरह से इस रिलेशन में लैम्डा का रिलेशन दे रखा है कि लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इनटू आर है, जहाँ पे लैम्डा नॉट कांस्टेंट है और आर जो है उस रॉड पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हो सकता है उस रॉड के किसी एक एंड से, ठीक है। तब हमें उस रॉड पे कितना टोटल चार्ज होगा वो फाइंड करना है। तो जैसे ही टोटल चार्ज का दिमाग में कान सुना, सर्च करना चाहिए माइंड को फटाक से, क्या नॉन यूनिफॉर्म के केस में कि Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रल लैम्डा dl। याद है अभी हम लोगों ने बी पॉइंट में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए पहले, फिर हम इसको अच्छे से सोल्व करते हैं और समझते हैं। इसमें देखिए कुछ कंसेप्ट आएंगे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान से देखिएगा ताकि वो चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो इसको नोट कर लिया, अगर चलिए इसको नोट कर लिया तो हम इसको मिटाते हैं और फिर अब इसी क्वेश्चन को डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम बनाते ही हमारा 60% क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। बाकी 40% के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमें एक रॉड गिवन था, इस तरह से कुछ रॉड गिवन है, तो हमने क्या किया, एक रॉड बना दिया जिस पे लैम्डा गिवन था कि इस तरह से कुछ लैम्डा नॉट इंटू आर इस तरह से चेंज हो रहा है। इसको ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है, ये इस तरह से गिवन है। अब ये रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड का लेंथ कितना गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था ना L,
यानी इस रॉड का जो लेंथ था वो कंप्लीट एल दे रखा था। तो चलिए हम इधर ही कहीं लिख देते हैं कॉमा लगा के कि इस रॉड का लेंथ कितना है, एल है। इतना क्वेश्चन में गिवन था, मुझे फाइंड करना है क्यू। अब क्यू की अगर हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम लोग पढ़ा है कि क्यू जो होता है वो लेमडा इंटू डी एल होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। जहाँ पे ये देखा है कि क्यू जो है वो टोटल चार्ज है इस बॉडी पे, यही हमको फाइंड करना है। तो इसको तो जैसे है वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको ये कैलकुलेट करना है। अब देखिए लैम्डा हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब बात आती है डीएल की। तो डीएल के बारे में हम लोगों ने लिखा था कि ये डीएल जो होता है, जो स्मॉल एलिमेंट हम लेते हैं ना, स्मॉल एलिमेंट के बारे में क्या समझा था? स्मॉल एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है? वो एलिमेंट जिससे मिलकर वो कंप्लीट बॉडी बना हो, वो स्मॉल एलिमेंट होता है। तो रॉड किस तरह के छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था? छोटे छोटे डीएल स्मॉल एलिमेंट के एलिमेंट से। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका स्मॉल एलिमेंट कैसा था अगर आपको याद हो तो? कुछ इस टाइप का, है ना, इस टाइप का था। तो यहाँ पे देखिए ये डीएल जो था वो इसी स्मॉल एलिमेंट का लेंथ था। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ ध्यान से देखिए ये आर जो था क्वेश्चन में वो क्या था? ये आर जो था इसी रॉड पे किसी पॉइंट का डिस्टेंस था किसी एंड से। तो हम ये जो छोटा सा एलिमेंट लिए हैं तो ये बहुत छोटा है ना, एक पॉइंट तरह का ही समझ सकते हैं, है ना। तो ये एक तरह से इसका डिस्टेंस इस एंड से क्या हो गया? आर हो गया। तो ये यहाँ से लेके आर तक चला गया। यानी यहाँ से क्या पता चला? ये आर हमने कैसे लिखा? इस वाले वेरिएशन से, यानी लेमडा जिस वेरिएबल में चेंज हो रही है ना, जहाँ पे आर जो था वो इस रॉड पे किसी पॉइंट का डिस्टेंस था किसी एक एंड से, ठीक है। तो हमने ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है वो एक पॉइंट तरह से ही ले सकते क्योंकि बहुत ही छोटा है। तो इसका डिस्टेंस होगा इस एंड से कितना? आर, जैसा कि इस लेमडा में लिखा हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब बात आती है ये डीएल जो है ये था स्मॉल एलिमेंट का लेंथ। तो यहाँ पे इस स्मॉल एलिमेंट का क्या डीएल लिख देंगे? नहीं। तो क्या लिखेंगे? तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्ट क्या आता है। आपको ये कंप्लीट रॉड का लेंथ कितना था? एल, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है? आर। तो इस आर में ये बताइए आर प्लस डी आर होना चाहिए या फिर आर प्लस डी एल होना चाहिए? बताइए। इसी तरह हम इस तक वो डी आर इस तरह से ऐड करते करते चलेंगे तो फाइनल एल लेंथ का रॉड हो जाएगा ना, या फिर इसी तरह डी एल इस तरह से ऐड करते चलेंगे तो एल लेंथ का। आप बताइए ये सही है या फिर ये सही है? इस दोनों में से दोनों तो सही नहीं हो सकता। तो आप यही समझने वाला है। देखिए कितने लोग होते हैं कि फॉर्मूले में डीएल देखते हैं तो ये भले ही आर है यहाँ पे डीएल ले लेते हैं, लेकिन वो गलती कर बैठते हैं। देखिए हमको फाइनली एल बताना है, तो आर में ये आर ऐड होगा या फिर एल ऐड होगा? अब चलिए अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक शर्मा जी है, एक लाला जी है। शर्मा जी की लड़की है और लाला जी के लड़का है। क्या ये दोनों आपस में कभी जुड़ सकते हैं? एक शर्मा जी है एक लाला जी है, भैया अगर जुड़ भी गए तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना, यानी नहीं जुड़ सकते। वही मान लीजिए एक शर्मा जी है के लड़के हैं और शर्मा जी की लड़की है, आपस में आराम से शादी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आराम से बढ़ सकती है बात, आगे है ना। लेकिन वहीं पे अगर लाला जी है पर यहाँ पे शर्मा जी है तो लाला जी के लड़का शर्मा जी के लड़की से नहीं मिल सकता भैया, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, क्योंकि अदर कास्ट है, नहीं मिल सकता। यानी ये वाला तो नहीं हो सकता। यानी आर में क्या जुड़ सकता है? डी आर ही जुड़ेगा। आप सिंपल ऐसे समझिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो छोटे वाले एलिमेंट का जो लेंथ होगा ना वो डी आर होगा। हमने कैसे डिसाइड किया? इस वाले आर से। यानी यहाँ जो आप सिंपल ऐसे समझिए, यहाँ जो वेरिएबल होगा ना वो डिस्टेंस यहाँ इस एंड से लिया और फिर जो थिकनेस होगा वो डी आर, क्योंकि आर में आप डी आर बहुत सारा ऐड करेंगे तो कंप्लीट एल लेंथ का यहाँ तक रॉड तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये भी एक कंसेप्ट था समझने वाला कि यहाँ अगर आर है तो आपको स्मॉल एलिमेंट का लेंथ डी आर लेना पड़ेगा। अगर यहाँ एक्स होता तो ये एक्स होता तो यहाँ डी एक्स लेना पड़ता। समझ रहे बात? यहाँ पे अगर पी होता तो यहाँ डी पी लेना पड़ता। बात समझ रहे हैं ना? लाला के साथ लाला ही जुड़ सकता है ना, शर्मा के साथ शर्मा ही जुड़ सकता है। वही बात है यहाँ पे। अगर यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको एक स्टेप क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग इसी के आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग किस तरह से यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे उसको आप समझने वाली बात है। ये तो जो फॉर्मूला हमने रटा था वो लिख दिया था। अब हम लोग वो फॉर्मूला लिखेंगे जो इस डायग्राम से निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए Q इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? यहाँ लेमडा के जगह तो लेमडा ही रहने देते हैं, लेकिन इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। लेमडा की वैल्यू क्या है? लेमडा नॉट आर। तो हम यहाँ पे लिख दे लेमडा नॉट आर, ठीक है। अब यहाँ डीएल क्या था? स्मॉल एलिमेंट का लेंथ। क्लियर है? तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ये है, इसका लेंथ कितना है? डी आर। तो यहाँ पे सिंपल डीएल की जगह क्या आ जाएगा? डी आर। क्लियर है? देखिए फॉर्मूला आपको अगर याद है, फॉर्मूला में जो भी टर्म यूज हुआ है उसका अगर एक्चुअल मीनिंग पता है ना आपको,
तो भी आप क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल मीनिंग का मतलब क्या है, डीएल जो था स्मॉल एलिमेंट का लेंथ था, तो यहाँ स्मॉल एलिमेंट का लेंथ डीआर है, और डीआर क्यों लिया, डीएल क्यों नहीं लिया, हमने अभी अभी समझा है ना। तो अब इसको सिंपल क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब देखिए ये लैम्डा नॉट क्या है, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को आप सिंपल बाहर ले सकते हैं। तो आप लैम्डा नॉट को बाहर निकाल दीजिए, लैम्डा नॉट बाहर निकल गया, आर इंटू डी आर अंदर बच गया, क्लियर है। अब लिमिट सेट करना होता है। अब लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये आर। तो अब ये भी समझने वाली पार्ट है। तो देखिए हम लोग इसको दूसरा डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको समझेंगे कि ये मिनिमम से मैक्सिमम तक कहाँ तक जा सकती है। तो आर क्या है, ये छोटे वाले जो हमने एलिमेंट लिया है उसका डिस्टेंस किसी एक एंड से, क्लियर है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, यहाँ पे जैसा अभी किए हैं बस वही लिखे हैं। आर डिस्टेंस पे ये स्मॉल एलिमेंट है जिसका थिकनेस कितना है, डी आर, यानी इसका लेंथ जो है स्मॉल एलिमेंट का डी आर है। अब एज्यूम करिए, ऐसा सोचिए जब ये स्मॉल एलिमेंट इस एंड पे होता तो ऐसा कुछ होता, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट इस रॉड पे कहीं भी ले सकते हैं ना, क्योंकि ये आर जो है वो चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट छोटे वाले जो एलिमेंट लिए हैं इस रॉड पे कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा सोचिए जब ये इस लेफ्ट वाले एंड पे यहाँ होता तो इस आर की वैल्यू कितनी होती, आर की वैल्यू कितनी होती, 0। क्यों, क्योंकि आर जो है वो इसी स्मॉल एलिमेंट का ही तो डिस्टेंस है इस एंड से, ठीक है। तो यानी जब ये स्मॉल एलिमेंट इसी एंड पे आ गया तो ये आर क्या हो गया, 0, क्लियर है। अब यही चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए यही एलिमेंट यहाँ पे होता, दूसरा केस में हम देख रहे हैं यही एलिमेंट इस एंड पे होता तो आर क्या होता, यहाँ इस एंड से लेके इस एंड तक का डिस्टेंस होता, क्योंकि आर तो इसी स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस था इस लेफ्ट वाले एंड से, क्लियर यहाँ तक। जो कि अगर इस एंड से अगर इस एंड पे होता तो ये आर इस एंड से लेके इस एंड तक का डिस्टेंस होता, जो कि इस पूरा कंप्लीट रॉड का लेंथ होता। ध्यान से देखिए, यानी इस आर की वैल्यू मिनिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके एल तक। समझ में आया बात, घुसी कि नहीं घुसी, समझ में आया क्या था कंसेप्ट कि आर मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ जा सकता है। अब देखिए ये जो स्मॉल एलिमेंट है रॉड से बाहर तो नहीं आ सकता ना, रॉड पे ही होगा। अब यहाँ से भी बाहर तो नहीं निकल सकता, मैक्सिमम रॉड के राइट कॉर्नर तक जा सकता है। तो हमने देखा कि जब स्मॉल एलिमेंट इस कॉर्नर पे था तो आर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट इसी कॉर्नर पे है और आर जो था वो डिस्टेंस इसी कॉर्नर से था, इसलिए 0 आ गया। फिर हमने दूसरे केस में देखा कि जब स्मॉल एलिमेंट राइट कॉर्नर पे होगा तो उस केस में ये आर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि जब राइट कॉर्नर पे है तो आर की वैल्यू, ये आर जो है वो डिस्टेंस है स्मॉल एलिमेंट की इस लेफ्ट कॉर्नर से, तो यहाँ से लेके राइट कॉर्नर का डिस्टेंस ही आर होगा, जो कि एल के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ से ये पता चला कि इसका जो आर की वैल्यू है वो मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम एल तक जा सकती है। अब जैसे लिमिट डिसाइड कर, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे भी जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे मेन हमारा ये लिमिट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी यहाँ पे जो सबसे मेजर पोर्शन होता है ना वो होता है स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करना और उसके बाद लिमिट सेट करना। ये 2 चीज़ समझ गए, यानी चार्ज डेंसिटी में आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब लैम्डा नॉट, अब यहाँ इसकी कितना इंटीग्रेशन, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप एक प्रॉपर्टी बगल में आपको नहीं पता है तो आप लिख लेंगे, x के पावर n होता है इंटू डी एक्स होता है। तो इसको जब लिखते हैं ना तो पावर को जो जितना पावर हो उसमें आप एक इंक्रीज कीजिए। इंटीग्रेशन देखिए i से इंटीग्रेशन, i से इंक्रीज है ना, मतलब पावर को एक इंक्रीज करना है। तो x के पावर n पहले से था, एक पावर इंक्रीज कर दीजिए, डिवाइडेड बाय जितना आप नेट पावर इंक्रीज करने के बाद बना है उससे डिवाइड कर दीजिए, तब नेट पावर n+1 है। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। उसी तरह यहाँ r है तो क्या करना, आर पे नहीं पावर में कुछ है तो क्या होगा, 1 होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, आर पे 1 है पहले से, 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1+1, यानी r² डिवाइडेड बाई टोटल पावर से डिवाइड करना है, 2 हो गया। अब ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके एल तक, ठीक है। अब इसमें देखिए लैम्डा नॉट तो लैम्डा नॉट ही रहेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। अपर लिमिट पुट करिए, यानी जहाँ जहाँ आर है वहाँ एल पुट करिए। तो यहाँ आर की जगह एल रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, l² डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अब यहाँ आर की जगह 0 पुट करिए, तो 0 जब आर की जगह पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर बाई 2, यानी 0 ही हो गया ना। तो यहाँ से क्या पता चला कि लैम्डा नॉट l² बाई 2 आ गया। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो इस रॉड पे टोटल चार्ज होगा वो होगा लैम्डा नॉट l² बाई 2, यही हमें फाइंड करना था। आप इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा छोटा सा स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करना, और वो समझा था स्मॉल एलिमेंट क्या होता है,
जिस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बॉडी बना हो, उस छोटे एलिमेंट को उस बॉडी का स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग बॉडी, हर एक बॉडी का स्मॉल एलिमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बॉडी अलग अलग शेप का होता है, तो उसका स्मॉल एलिमेंट भी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आता है। यहाँ रॉड था तो हमने देखा DL लेंथ का छोटे छोटे पार्ट को हमने ऐड किया तो L लेंथ का रॉड बन गया। यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे स्मॉल एलिमेंट पता चला तो उसके बाद हमने इसका थिकनेस डिसाइड किया DR, और ये कितने डिस्टेंस पे R, जो कि क्वेश्चन में मेंशन था। DR क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लैम्डा के वेरिएशन किस पे थी, R पे, इसीलिए हमने यहाँ पे और R के साथ DR ही लेंगे, क्योंकि यहाँ DL नहीं ले सकते, क्योंकि लाला जी शर्मा जी के साथ नहीं जा सकते। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर यहाँ तक क्लियर है, उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया कि लैम्डा है तो लैम्डा के जगह हमने जो गिवन था वो लिख दिया। उसके बाद DL क्या था, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट DR था तो यहाँ पे DR लिख दिया। अब सिंपल कांस्टेंट था जिसको बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, तो इसके बाद यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज किया, फिर R² यहाँ से आंसर आ गया। क्लियर है। अब यहाँ समझने वाली बात थी कि ये लिमिट जो हमने 0 से L तक रखा है वो कैसे रखा है। तो लिमिट का मतलब होता है ये जो वेरिएबल है R है वो मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो ये हमने सबसे पहले ये सेट करने के लिए ये समझा कि R जो है वो क्या है, इस स्मॉल एलिमेंट जो कि हमने लिया है उसका डिस्टेंस है किसी एक एंड से। क्लियर है। तो ऐसा भी तो हो सकता है स्मॉल एलिमेंट यहाँ ना हो, इसी एंड पे हो, और जब इस एंड पे होगा तो इस R की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। और जब यही स्मॉल एलिमेंट राइट कॉर्नर पे होता, राइट कॉर्नर से बाहर जा भी नहीं सकता ना, क्योंकि मैक्सिमम ये तो रॉड पे ही कहीं होगा और इससे बाहर तो रॉड है नहीं, तो इसलिए मैक्सिमम यहीं आ सकता है। तो स्मॉल एलिमेंट जब यहाँ था तो उस केस में R इस लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ से लेके यहाँ था, जो कि इस कंप्लीट रॉड के लेंथ के इक्वल था, यानी R की वैल्यू 0 से लेके L तक चेंज हो रही थी, इसलिए हमने लिमिट कहाँ से कहाँ रखा, 0 से L तक। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको स्मॉल एलिमेंट और लिमिट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो ऐसा मान के चलिए आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी समझेंगे। ठीक है, आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी में कैलकुलेशन करते हैं और किन तरह के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो हम लोग अब इसके बाद हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद फिर से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि उसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, है ना। वीडियो इसलिए लंबा हो जा रहा है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आपको हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो इसके बाद आपको चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड बिल्कुल भी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।